बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट की जो थ्योरीज थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनकी डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आप एटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इक्वल होता है इसलिए हम कहते हैं कि जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के, उनके सजेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेमोक्रेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक्स वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। उसने कहा था कि आपका जितना भी मैटर है, मतलब हर चीज़ जो आपकी दुनिया की है वो एटम से मिलके बनी है और एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। अब इंडिविजिबल का मतलब है ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें। जैसे आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे एक हार्ड स्फीयर बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका एटम था वो एक हार्ड स्फीयर है। इसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और ना ही इसने कोई एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। ये जस्ट इसका सजेशन था एटम के बारे में कि एटम एक हार्ड स्फीयर की तरह है और ये इंडिविजिबल है और जितना भी मैटर है वो सारा एटम से मिलके बना हुआ है। और उसके बाद वर्ड जो एटम है इसके बारे में पता चला कि वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड था एटमोस। अब एटमोस वर्ड का मतलब होता है इंडिविजिबल। अब ए जो वर्ड है इसके अंदर एटमोस के अंदर उसका मतलब होता है नॉट, टमोस का मतलब होता है कटेबल। तो ऐसी चीज़ जो नॉट कटेबल हो, जिसको हम फर्दर कट ना कर सकें, जिसको फर्दर डिवाइड ना कर सकें, वो आपका एटम होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि एटम का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है और इसका मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जॉन डाल्टन था। वो एक इंग्लिश केमिस्ट था। 1803 में उसने अपनी थ्योरी प्रपोज की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसने डेमोक्रेटिक्स के ही काम को देखा और उस पर उसने फर्दर काम किया एक्सपेरिमेंटली। उसने फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अपने पोस्टुलेट्स दिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट उसका जो पोस्टुलेट था वो क्या था, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, कि आपका जितना भी मैटर है वो सारा एटम से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा जो एटम है वो इंडिविजिबल है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हार्ड है, डेंस का मतलब होता है कसीफ, गाढ़ा, स्फीयर, और वो उसकी शेप क्या है, स्फीयर की फॉर्म में है वो। जैसे आप पढ़ चुके हैं स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस होता है। सर्कल जो राउंड शेप में होते हैं, स्फीयर जैसे आपका फुटबॉल होता है उस शेप में एटम का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उसके बाद एटम उसने कहा था कि सेम एलिमेंट में जो एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। अगर हम एलिमेंट कार्बन की बात करते हैं तो इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कार्बन के होंगे। अगर हम किसी और एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सोडियम के ही होंगे। तो एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो अलाइक होंगे, सेम होंगे। उसके बाद उसने कहा था कि जब भी एटम कंबाइन करेंगे डिफरेंट वेज में एक दूसरे के साथ, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वाटर है, अब इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है तो आपके पास वाटर कंपाउंड बना है। इस तरह अगर यही ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हो जाए CO2 के फॉर्म में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मतलब डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो डिफरेंट एटम्स मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक्स आया, उसने अपनी थ्योरी प्रपोज की, सजेशन दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की और उसने अपने 4 पोस्टुलेट्स दिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
और वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें आपने ये 4 पोस्टुलेट्स लिखने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट ने यहाँ तक 19वीं सेंचुरी तक साइंटिस्ट का यही सजेशन था, यही मानना था कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रूव किया कि एटम के अंदर जो है वो फर्दर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो मेन पार्टिकल्स थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, पेरेंट पार्टिकल्स थे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन्होंने डिस्कवर किए। इसके अलावा भी पार्टिकल्स थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया 1879 में, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया 1886 में, उसके बाद न्यूट्रॉन्स को चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में। उसके बाद जे थॉमसन ने भी प्लम पुडिंग थ्योरी अपनी प्रपोज की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसने कहा था कि जो आपका एटम है बेसिकली वो एक पॉजिटिव, एक हार्ड स्फीयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। जैसे आप यहाँ डायग्राम देखें, इसमें ये जो पूरा स्फीयर बना हुआ है, ये क्या उसने कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज का है, और जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो बेसिकली इसके अंदर टाइनी नेगेटिव चार्जेस हैं जो स्टक इनसाइड हुए हैं, जो इसके अंदर स्टक हुए हैं। जैसे आप इसमें वाटरमेलन की एग्जांपल ले सकते हैं। अब वाटरमेलन, जो पूरा वाटरमेलन है बेसिकली वो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर जो सीड्स हैं छोटे वो क्या हैं, उसके नेगेटिव चार्जेस हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपका ये पूरी चीज़ है, ये पुडिंग है, उसके अंदर जो बीज की तरह हैं, जो सीड्स की तरह हैं, वो प्लम्स हैं, वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बाद में इसकी ये जो सजेशन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ये रदरफोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। इसका जो स्ट्रक्चर था एटम का वो उसने प्रूव किया था कि ये रॉन्ग सजेशन है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अब तक हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी हमने, उसके बाद डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी। अब हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़नी है कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके रिजल्ट्स आए, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले जो आपका विलियम क्रॉक साइंटिस्ट था 1879 में, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया था। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे नहीं पता था कि इससे कैथोड रेज जनरेट होंगी या इससे वो डिस्कवर करेगा। तो उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस को फिल किया लो प्रेशर पे और उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करके उसने डिस्कवर की कैथोड रेज। अब सबसे पहले हम इसके अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ की। उसने ग्लास ट्यूब, ये डायग्राम में देखी कि डिस्चार्ज ट्यूब आपकी बेसिकली ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी, उसके अंदर ये मेटालिक रॉड्स थे, एक को कैथोड का नेम दिया है, एक को एनोड का नेम दिया है। उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी है, इस कैथोड और एनोड को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब इस पे कैथोड इसका नाम क्यों है, इसका एनोड नाम क्यों है, वो इस बैटरी की वजह से है। ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स आपके हैं बेसिकली ये मेटल के बने हुए हैं, इनका अपना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जब हम इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका कैथोड बन जाता है। अब दूसरे को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है ये क्या बन जाएगा, एनोड। अब एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ली है, उसने एक ग्लास ट्यूब ली है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं और तीसरी चीज़ उसने क्या लिया है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो उसने प्रेशर मेंटेन किया है इस ट्यूब के अंदर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। मतलब उसने उसमें से एयर को रिमूव कर दिया, जो भी गैस फिल की, ताकि उससे उस गैस के कम से कम मॉलिक्यूल उसके अंदर रहें, ताकि वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इसलिए उसने इसके प्रेशर को मेंटेन किया। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट
क्या किया कि जब इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर लिया, इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, तो उसने इस बैटरी को जब ऑन किया तो क्या हुआ कि इस कैथोड से कुछ रेज जनरेट हुई और उन रेज ने कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया और इसकी वॉल पे अगर आप देखें तो आपको ग्रीन कलर का ग्लो नजर आ रहा है। अब इस ग्रीन कलर के ग्लो से उसे पता चला कि यहाँ पे कोई रेज जनरेट हुई हैं। अब ये रेज कैथोड से आ रही थी, इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रेज थी, ये एक तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, और अगर आप ये ऊपर डायग्राम में देखें तो इसमें डायग्राम में ये कैथोड से जब निकल रही हैं तो ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव कर रही हैं। और सामने इनके एनोड था, तो ये एनोड के साथ 90 के एंगल पे थी। 90 का एंगल का मतलब हुआ ये इसकी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। ये परपेंडिकुलर टू एनोड थी और इसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो शेडो है कि ये शेडो क्रिएट करती हैं। अगर आप इस रेस की पास में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का साया जो है वो शेडो जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देखें सबसे फर्स्ट वाली जो ऊपर कि यहाँ पे कैथोड रेज जनरेट हो रही हैं और इसके पाथ में हमने एक मेटल क्रॉस की फॉर्म में रख दिया है। जब ये रेस इसमें से पास हुई तो इस रे का एक शेडो प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या करती हैं कि अगर आप ये कोई भी ऑब्जेक्ट इनके पास में रख देंगे तो इसका शेडो प्रोड्यूस कर देंगी। और बैक ऑब्जेक्ट जिसमें से ये लाइट ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप इनके पास में रखेंगे तो ये उसका शेडो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज के ऊपर तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, और इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें कि यहाँ पे कैथोड रेज जनरेट हो रही थी। इस कैथोड रेज जनरेट होने के बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है। अब ये कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकल रही है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई तो उन्हें पता चला कि इन रेज पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद राइज इन दी टेम्परेचर, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इनके पास में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर को ये राइज कर देंगी, हाई कर देंगी। उसके बाद जे थॉमसन ने जो कैथोड रेज हैं उनकी E/m रेशो फाइंड आउट की। E/m रेशो होती है चार्ज टू मास रेशो, मतलब उसका चार्ज फाइंड आउट किया, उसका मास फाइंड आउट किया और उनके दरमियान रेशो जे थॉमसन ने डिस्कवर की। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लाइट के फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट की एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि इसके केस में ग्रीन जो ग्लो होता है वो प्रोड्यूस होता है। कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ये रेज फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब अगर आप यहाँ देखें इसमें तो यहाँ पे ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये भी कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या लास्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ गैस, कि आप कोई भी गैस इसके अंदर यूज कर लें तो उसमें हमेशा जो आपकी रेज होंगी वो कैथोड रेज सेम टाइप की ही प्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर हीलियम गैस फिल की है तो उसके रिजल्ट में भी कैथोड रेज होंगी। अगर आप इसके अंदर नियॉन गैस फिल कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस फिल कर लेते हैं, तो जो भी रेज प्रोड्यूस होंगी वो कैथोड होंगी और उन सब की जो नेचर होगी वो सेम होगी। मतलब गैस कोई भी हो लेकिन हमेशा आपकी कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैथोड रेज जो होती हैं वो मोमेंटम रखती हैं। मोमेंटम का मतलब ये है, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कैथोड रेज की जो पाथ था उसके अंदर उन्होंने व्हील रख दिया, व्हील पहिया जिसको हम बोलते हैं,
जब वो रखा तो वो मूव करना स्टार्ट हो गया। मूव करने का स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब कि ये जो आपकी कैथोड रेज हैं ये क्या है, दरअसल रेज नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स की तरह भी ये बिहेव करती हैं। मतलब इनकी डुअल नेचर है। ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, उसने ये कंसेप्ट दिया था कि जो आपकी मैटर है वो क्या होती है, उसकी डुअल नेचर होती है। वो एज ए वेव भी एक्ट करती है और एज ए पार्टिकल भी। जब भी कोई चीज़ पार्टिकल के तौर पे एक्ट करती है तो इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम है और वो मोमेंटम प्रोसेस करती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास भी मोमेंटम है। फिजिक्स में आप ये टर्म पढ़ेंगे कि जिस चीज़ के पास मास हो और वो वेलोसिटी उसके पास हो, मूव करने की पावर हो, तो वो चीज़ क्या प्रोसेस करती है, मोमेंटम रखती है वो चीज़। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपकी कैथोड रेज है उनके पास भी मोमेंटम होता है। ये पॉइंट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स हैं कि इन प्रॉपर्टीज, इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने क्या रिजल्ट इससे निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने रिजल्ट निकाला वो ये था कि आप कोई भी गैस इसके अंदर यूज़ करें तो उसके रिजल्ट में आपकी कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। तो ये गैस पे डिपेंड नहीं करती। These rays are independent of the gas used in discharge tube। आप कोई भी गैस यूज़ कर लें, कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका कोई भी मटेरियल यूज़ कर लें, लेकिन हमेशा आपकी कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद इनका नेम जो है, इन रेज का इलेक्ट्रॉन दिया गया नेम। ये क्यों दिया गया कि जब इनके पास में, अभी हमने पढ़ा था कि इनके पास में जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका ये शेडो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा इनके पास मोमेंटम भी होता है, तो एज ए पार्टिकल भी ये बिहेव करती हैं और एज ए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये रेज के तौर पे, वेव्स के तौर पे भी होती हैं और पार्टिकल्स के तौर पे भी होती हैं। तो इसलिए इनका जो नेम दिया गया था वो ने इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रेज भी यही हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी यही हैं। पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे कि एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन का नेम देंगे। उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट था उसमें ये था कि और जितने भी मटेरियल हैं वो उन सब के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोड्यूस होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने हाइड्रोजन गैस उसके अंदर फिल किया तो उसके रिजल्ट में भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। हीलियम गैस रख लिया तब भी आपकी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी आप मटेरियल उसके अंदर रखेंगे वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका मतलब कि आपका जितना भी मैटर है उस सब के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपका मैटर का बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, हर चीज़ किससे बनी है, एटम, और उस एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। इस फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है कि आपकी जितनी भी मैटर है उन सब का जो बेसिक है, उनका सबका जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल है, बुनियादी पार्ट है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो सजेशंस दिए थे, डेमोक्रेटिक्स ने सजेशन दिया था कि एटम ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, जो जितना भी मैटर है वो सारा एटम से मिलके बना हुआ है और इस जो एटम है इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम का वर्ड लैटिन वर्ड है, एटमोस से निकला है, जिसका मतलब इंडिविजिबल है। उसके बाद जॉन डॉल्टन थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि उसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा कि उसने क्या पोस्टुलेट किए थे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्हीं को कहते हैं, पेरेंट्स पार्टिकल भी हम उसको कह सकते हैं। ये तीनों नाम आपके इन पार्टिकल्स के ही हैं और वो बेसिक पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी और उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा। या आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी डिस्कवरी का क्वेश्चन आ सकता है। वो आपका जस्ट एक्सपेरिमेंट भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर कैथोड रेज। तो इसमें आपने एक्सपेरिमेंट में बताना होगा कि उसने क्या क्या यूज़ किया, क्या अपरेटस यूज़ किया, क्या एक्सपेरिमेंट यूज़ किया। या आपकी प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ और राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। और लॉन्ग में भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो इसको आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से तैयार करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी में
उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, उसके अंदर गैस को फिल किया लो प्रेशर पे, और जब उन्होंने जो बैटरी को ऑन किया तो उसके अंदर से कैथोड से रेज जनरेट हुई, इसलिए उन्होंने कैथोड रेज का नाम दिया गया। उसके बाद हमने इसके पॉइंट्स पढ़े कि ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ये परपेंडिकुलर टू एनोड होती हैं। इसके अलावा ये शेडो प्रोड्यूस करती हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, कोई भी बॉडी इनके पास में रखते हैं उनका टेम्परेचर रेज कर देती हैं। इसके अलावा इनकी E/M रेशो के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं जब भी डिस्चार्ज ट्यूब को हिट करती हैं। उसके बाद कि ये आपके पास इन जो रेज का जो नेचर है वो मैटर पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी आप मटेरियल यूज़ करें उसके रिजल्ट में कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। और लास्ट में हमने रिजल्ट्स पढ़े कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने क्या रिजल्ट्स निकाले। उसमें फर्स्ट रिजल्ट था कि ये जो नेचर है गैस की इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नेम दिया, और इसके बाद हमने पढ़ा कि सारे जो मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब कि हर मटेरियल के अंदर, हर मैटर के अंदर, हर जो मैटर वो एटम से मिलके बनी है, तो हर एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होगा, उसका बेसिक पार्टिकल होगा। तो आज हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में काइंडली पूछ सकते हैं। थैंक यू।